नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। आज दूसरी विंडो में जो चेहरा आपको नजर आ रहा है वो बेहद ही खास चेहरा है, क्योंकि अपनी जुनून, अपनी मेहनत के दम पर इन्होंने यूपीएससी में डंका बजाया है। ना सिर्फ अपने जिले का बल्कि देश का भी मान बढ़ाया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रीति आपको। Thank you so much. Thank you so much. It's a pleasure to be here. यस, बिल्कुल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, ये सपना है जिसको लोग जीते हैं। बिहार की बात की जाए, स्पेशली यहाँ पर सभी लोगों का, माता पिता के साथ बच्चों का ये सपना होता है कि एक दिन लाल बत्ती पे आएंगे जरूर। और दो ही कारण होते हैं बिहार में, या तो इंतकाम होता है, यानी कि अगर आप किसी के साथ लव में है या फिर किसी ने धोखा दे दिया, तब ये ठान लेते हैं कि अब तो निकालना है। दूसरा, जब आपका सपना होता है जिसको आप जीते हैं, तब भी आप ठान लेते हैं कि आपको इस सपने को पूरा करना है, ड्रीम के तौर पर। आप दोनों में से यूपीएससी को कैसे देखती हैं? इंतकाम वाली बातें तो फिल्मी बातें हैं, बट जनरली लोग इसको एक सपना मान के ही इसमें आते हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग के और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट मेरे लिए ये एक बचपन का सपना था। मैं क्लास 9th में थी तब मुझे अपने बारे में कुछ चीजें समझ में आई थी कि मुझे लगा मुझे लाइफ में खुशी कुछ करके मिलेगा, जिस सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ। और बिहार से होने का एडवांटेज ये होता है कि घर घर के हर बच्चे को सिविल सर्विसेज के बारे में पता होता है। तो मुझे भी तब पता था, और सिविल सर्विसेज से मुझे बस एक ही बात समझ में आती थी कि पब्लिक सर्विस करने का मौका मिलेगा। तो तभी मैंने ये सोचा था, तभी मैंने ये ठाना था कि मैं सिविल सर्विसेज करूंगी। और तब से लेकर अब तक एक तरह से मेरी पूरी लाइफ की ओरिएंटेशन इस एग्जामिनेशन के और इस प्रोफेशन की तरफ ही रही है। तो इसमें दूसरी बार आई हैव बिकम सक्सेसफुल। लास्ट ईयर मेरी रैंक 242 आई थी, मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिला था, और रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने फिर से एग्जाम दिया। तो इस साल मेरी रैंक 130 आई है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इंडियन पुलिस सर्विस। बिल्कुल, क्योंकि ये बीज दिमाग में बहुत ही बचपन से पड़ा होता है और तब जाके एक पौधे का निर्माण होता है। प्रीति, आपको कब लगा कि आपको यूपीएससी के लिए अप्लाई करना चाहिए, उसके लिए ट्राई करना चाहिए, उसकी तैयारी करना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा कि क्लास 9th में मैंने ये सोचा था, बात फिर कुछ ऐसी हुई कि एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोफेशन एंड दिस एग्जामिनेशन जो जरिया है इस प्रोफेशन में आने का, वो सब कुछ मेरी पर्सनालिटी से एक तरह से अलाइन होता गया। जैसे मुझे ह्यूमैनिटीज में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने 11th-12th में ह्यूमैनिटीज ही पढ़ा। इस एग्जामिनेशन का भी ओरिएंटेशन ह्यूमैनिटीज की तरफ है। ये एग्जामिनेशन आपकी पर्सनालिटी को चेक करता है हर एक स्टेज पे। ये सिर्फ ये नहीं चेक करता कि आपका नॉलेज बेस कितना है, पर ये चेक करता है कि आप में डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, सिंसेरिटी और एक मेहनत करने की जो क्षमता है, कुछ लीडरशिप स्किल्स हैं, आप स्ट्रेस सिचुएशन में घबराए ना, इन सारे स्किल्स को भी टेस्ट करता है। तो somehow these were also qualities that I had and that I also honed over the years. तो मैं स्कूल में भी जैसे लीडरशिप पोजीशंस पे थी, कॉलेज में भी मैं अपने डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट थी फाइनल ईयर में। तो ये सारा कुछ एक तरह से अलाइन होता गया, और वो जो एक बचपन का एक तरह से जो सपना था वो ओवर द इयर्स फिर सच हुआ है। इस सपने को जीने के लिए एजुकेशन बहुत ही मैटर करता है। तो एजुकेशन बैकग्राउंड की अगर बात की जाए, तो फिर पढ़ाई लिखाई कैसे पूरी हुई, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? मेरी पढ़ाई की शुरुआत एक्चुअली थी, पापा मेरे पहले सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर थे। तो कुछ साल वेस्ट बंगाल में इस्लामपुर और सिलीगुड़ी में पढ़ाई करने के बाद मैंने पटना के नॉटर डेम अकेडमी में 4 साल पढ़ाई की। क्लास 4th to क्लास 8th मैंने वहाँ से पढ़ा। उसके बाद की मेरी स्कूलिंग दिल्ली में होली चाइल्ड ऑक्सिलियम से हुई, और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में किया मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। जब मैं कॉलेज में थी उसी दौरान मुझे एक स्कॉलरशिप भी मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स यूके में। तो 1 महीने का मैंने समर स्कूल वहाँ पे भी किया था। काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है एजुकेशन की बात करना है इस पे, और सबसे बड़ी बात हो जाती है ऑप्शनल के लिए, क्योंकि अभी हाल में एक सीरीज आई थी जिसमें मैंने ये देखा था कि चर्चा हो रही थी मेल लीड के साथ। तो वो जो मेल लीड कैरेक्टर होता है वो ये कहता है कि अब तो मेरा सारा अटेम्प्ट खत्म हो गया, लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है, ऑप्शनल अगर मैंने चेंज किया तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है ऑप्शनल काफी इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रहा? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ही रहा, जो कि मेरा स्नातक में भी सब्जेक्ट था। और ऑप्शनल का इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि इट कैन मेक और ब्रेक योर अटेम्प्ट।
300 नंबर की वैल्यू होती है एक मतलब उन दोनों पेपर्स 300 आई एम सॉरी गलत बोला मैंने 250 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड जिनके अराउंड 300 तक आ जाते हैं उससे प्लस आ जाते हैं दैट हैज़ अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर रैंक और ऑप्शनल एक्चुअली उसके लिए थोड़ा स्पेशलाइज्ड मेहनत करनी पड़ती है एंड काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है तो इट इज़ समथिंग जो आपको पसंद आना चाहिए जो आपके इंटरेस्ट का हो जो आप इंजॉय करते हो बिकॉज उसके साथ यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम तो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो काफ़ी वैल्यू है और इन टर्म्स ऑफ हाउ मच टाइम किसी को देना होगा ऑप्शन पे उसके लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रति सोशल मीडिया पर वीडियोस इंटरव्यू को लेके काफी वायरल होते हैं जिसमें कहते हैं कि ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में जैसे आप कितनी सीढ़ियां चल के ऊपर आई हैं फिर आपके शर्ट में कितने बटन्स लगे हुए हैं तो क्या ऐसे सवाल वाकई पूछे जाते हैं कुछ सवाल तो देखिए मनगढ़ंत होते हैं बट कुछ सवाल कभी कभी होते हैं ऐसे जो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करें जो आपका कॉमन सेंस चेक करें जैसे मेरे एक फ्रेंड से इस साल पूछा गया था कि लास्ट टाइम आप पोस्ट ऑफिस कब गए थे तो कौन से पोस्ट ऑफिस गए थे यू नो ऐसे इस टाइप के सवाल तो वो सब मोस्टली या तो कुछ उनके मन में कोई सवाल आया या आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने उनके सामने होता है उससे कुछ सवाल होता है जैसे मेरे डैप में मैंने लिखा था कि मुझे कविताएं पढ़ने का शौक है एंड डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की तो उन्होंने जब मुझसे उस बारे में पूछा तो फिर मैंने कहा कि सर मुझे ये कविता पसंद है क्या मैं वो सुना सकती हूँ तो मैंने वो कविता सुनाई उनको तो वो काफी एक इंटरेस्टिंग गया था इंटरव्यू तो इट्स अ वेरी कॉर्डियल कॉन्वर्सेशन जो होता है उनके साथ दे वांट टू नो वो आपके मार्क्स काटने के लिए नहीं बैठे हैं वो बस आपको जानना समझना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कितनी अलाइन करती है इस प्रोफेशन की डिमांड से एंड अकॉर्डिंगली दे गिव यू मार्क्स वो कविता मैं भी सुनना चाहूंगी मैंने मधुशाला की लाइंस पढ़ी थी उसमें से ये था कि हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला अलग अलग पथ बतलाते सब अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चला चल पा जाइएगा मधुशाला राह पकड़ तू एक चला चल पा जाइएगा तो यहाँ बीपीएससी और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मधुशाला जो है वो यूपीएससी ही है और राह आपने कौन सी पकड़ी है ये आपसे आगे चर्चा में जरूर पूछेंगे क्योंकि पढ़ाई लिखाई और किस स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए टाइम मैनेजमेंट प्रति किस तरीके से आपने फॉलो किया था देखिए ये प्रेपरेशन काफी डिमांडिंग है तो आपकी लाइफ के कुछ साल में आपको बहुत सारी चीजों से कट ऑफ करके दिन के 8-9 घंटे इसको डिवोट करने पड़ते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का बेसिक फंडा यही था कि एक बेसिक प्लानिंग करके रखी थी मैंने आपके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं पूरे दिन में सुबह सम पीपल आर मॉर्निंग पर्सन आई एम अ मॉर्निंग पर्सन तो सुबह मेरी एनर्जी अच्छी रहती है तो मैं सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट सुबह उठाती थी एंड अकॉर्डिंगली शाम तक जो सबसे लाइटेस्ट सब्जेक्ट थे मैं उसको पढ़ती थी और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है किस सब्जेक्ट को कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं उस पर फोकस रखना है और ओवरऑल थोड़ा सा टाइम कुछ फिजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ रिक्रिएशन के लिए दोस्तों से बात करने के लिए फैमिली से टच में रहने के लिए उसके लिए भी निकालना होता है और डिस्ट्रैक्शंस कम करने पे फोकस करना हो जैसे मैं अपना फ़ोन बहुत कम यूज़ करती थी मैं किचन में रख देती थी फ़ोन ताकि टाइम ईट कर जाता है दीज थिंग्स आपको समझ में भी नहीं आता है आप स्क्रॉल करते जा रहे हो कितना टाइम बीत गया तो टाइम मैनेजमेंट इज एक्चुअली एनर्जी मैनेजमेंट आप हर दिन अपनी एनर्जी को अच्छे से कैसे मैनेज करें वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है तो मैंने वो चीजें की जो मुझे सूट करती थी लोग ये भी बातें करते हैं कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या फिर एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं जहाँ पे आपको फोकस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आपको फोन से अलग रहना पड़ता है जो मोबाइल फोन है सोशल मीडिया से कट जाइए तभी आप फोकस कर पाएंगे प्रीति का क्या मानना है देखिए कॉलेज से ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैंने सारे सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट कर दिया था और वो इसलिए किया था उस समय क्योंकि आप देखते हैं कि आपके दोस्त लाइफ में क्या कर रहे हैं उनकी लाइफ में अच्छी चीजें हो रही हैं आप एक रूम में स्टक हैं तो आपके हेड स्पेस को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है पर आई थिंक बाय द टाइम आई वाज राइटिंग तब तक ऐसा हो गया कि थोड़ा सा दोस्तों से कनेक्टेड रहना जरूरी था
तो मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया यूज करती थी, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम बहुत लिमिटेड तरीके से मैं यूज करती थी, बट तब मुझे को मैनेज करना बेटर आता था थी कि उसके लिए टाइम अलॉटेड था, जिससे मुझे पता है बजे तक है, तब मैं फोन को किचन कर दिया करती, तो बहुत मिनिमम यूज का, और वो अगर उसको रेगुलेटेड तरीके से यूज किया जाए तो इट इज गुड, ये सारे लोग दुनिया में भी चल रहा है, उससे अच्छा होता है कि जो आप पैक कर रहे हो तो बहुत आइसोलेटेड हो जाते हैं, उसको अगर तरीके से यूज करना आपको आता है तो आप करिए, नहीं तो कुछ टाइम के लिए वन कैन कट ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया। जी प्रीति, कैडर का भी बहुत जिक्र होता है, तो आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि आप बिहार से हो, समस्तीपुर जिले से हो, तो ऐसे में कैडर कौन सा आप ट्रेनिंग के लिए चुनना चाहोगे, आपके प्रेफरेंसेस में क्या क्या है? कैडर पॉलिसी के हिसाब से कैडर एलोकेट होगा, और मेरे प्रेफरेंसेस में सबसे ऊपर मेरा होम स्टेट बिहार ही है, अगर बिहार में वैकेंसीज रही तो मुझे बिहार एलोकेट होगा, नहीं तो उसके बाद मेरा सेकंड प्रेफरेंस एगमट है, तो और थर्ड प्रेफरेंस महाराष्ट्र है, तो वो जब वैकेंसीज और कैडर एलोकेशन आएगा तब पता चलेगा एग्जैक्टली, बट प्रेफरेंसेस यही है। जाहिर सी बात है, बहुत खुशी मिलेगी आपको तब जब आप जिस जिले से और जिस प्रदेश से आती हैं वहां पे आपको काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन इससे पहले कुछ तो प्लानिंग की होगी, क्योंकि बहुत बड़ा सपना है, तो जाहिर सी बात है कि अंदर कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही होगी कि अगर मौका मिलता है तो कुछ नया करके जरूर दिखाएंगे। बिहार के लिए क्या सोचती हैं? बिहार में सेवा करने का मौका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। बिहार के बारे में मतलब जब भी मैंने ये सोचा है कि मुझे बिहार में काम करने का मौका मिलेगा तो मैं क्या करूंगी, उसमें सबसे पहली चीज यही आती है कि लोगों में रख हर डिस्ट्रिक्ट वहां पे क्या नीड्स हैं लोगों के, और उनके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे करा जा सकता है। अगर मुझे आईपीएस अगर जब एलोकेट होगा तो ये कि मेन कैसे की जा सकती है, क्राइम होने कैसे रोका जा सकता है, और लोगों की जो दिक्कतें रोजमर्रा की उसको होने से कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंटिव पुलिसिंग हो सकती है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो मेरे मन में यही सारी चीजें हैं, जो गरीब हैं, जो बैकवर्ड हैं, जिनको वो सारी अमेनिटीज नहीं मिली हुई हैं, उनके लिए और बेटर क्या किया जा सकता है, वो सब पे काम करना मैं चाहूंगी। एंड आई थिंक एक बहुत बड़ा मौका होगा अगर मुझे बिहार में आने का मौका मिला। प्रीति, आप क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी महिला है और काफी पढ़ाई की है, आपने बहुत सारे जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर भी आपकी अपनी रुचि, अपनी पढ़ाई है, अपनी समझ है, तो आपसे ये जानना बहुत मेरे लिए जरूरी हो जाता है। बिहार में कहते हैं कि दहेज मुक्त बिहार है, उसके बावजूद यहाँ पे डाउरी आप देखें किस तरीके से लिया जाता है। कोशिश पूरी लड़कों की ये होती है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब इसलिए मिले ताकि उन्हें डाउरी मिले, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखती हैं? एक बहुत बड़ा सोशल इविल है डाउरी, और बिहार सरकार ने बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं, मतलब द फैक्ट कि हम लोग इसको इतनी ओपनली डिस्कस कर रहे हैं और इस इशू को बिल्कुल रूट से ख़त्म करने की बात करें, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन जो ये दिक्कत है ना, वो इस बात से आती है कि महिलाओं को बोझ समझा जाता है। ये सोचा जाता है कि जिस दिन इनकी शादी करनी है उसके लिए अभी बचपन से कितने पैसे जमा किए करने पड़ेंगे, और एक तरह से एक लायबिलिटी है जिससे जल्द से जल्द वो फ्री हो जाए। तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। तो वो डाउरी सिस्टम को जाना इसीलिए जरूरी है कि विमेन को एज ए ह्यूमन बीइंग पहले समझा जाए। तो जैसे मतलब मैं अपना केस देखती हूँ, तो मेरे माँ बाप ने जितने पैसे, जो भी जितने सेविंग्स, जो भी जितना कुछ भी था उनके पास, वो सब हम मेरे और मेरे भाई की पढ़ाई और एजुकेशन में लगाया है, और हम दोनों को एक ही तरह का एजुकेशन मिला है। और आज अगर मैं यहाँ पे हूँ और कुछ भी कर पाऊंगी या कर चुकी हूँ अभी तक, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे पास एजुकेशन था। तो मेरा मैसेज इस इशू पे बस यही होगा कि लड़कियों की पढ़ाई में आप इन्वेस्ट करने का सोचें, उनको इंडिपेंडेंट बनाए, क्योंकि डाउरी किसी चीज मतलब इट इज समथिंग दैट नीड्स टू गो। उसका कोई रोल और रेलेवेंस रह नहीं गया है आज के समाज में। पुरुष हो या महिला हो, दोनों को एक समान अधिकारों का और एक समान जगह
का एक समान वैल्यू मिलनी चाहिए समाज में। तो आई बहुत प्रति बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और क्योंकि आपके पास समय की बहुत बाध्यता है उसके बावजूद भी आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरी उम्मीद होगी कि आपकी जो सोच है, जो सपना है, उस सपने को बिहार में रह के या फिर जो भी कैडर आपको मिलता है उसके साथ रह के पूरा करेंगी और देश के विकास में अपना योगदान देंगी। बिहार तक पे बिहार की सभी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार। थैंक यू।